नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चला था, जिसमें हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा और लाइक तो करते चलिए यार आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और इस लेक्चर में हम उसके आगे से चल रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 101 जो है वह पूछ रहा है, वहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गेहूं की फसल की एक किस्म नहीं है? ए राज 3077, बी पूसा तेजस, या फिर सी पूसा मालवी, अथवा डी माही सुगंधा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, माही सुगंधा जो है यह एक चावल की किस्म है। बाकी पूसा तेजस, पूसा मालवी और राज 3077 यह सभी गेहूं के फसलों की किस्में हैं। नेक्स्ट बताइए, अर्का सुप्रभात एक किस्म है? ए आंवला की, बी आम की, सी पपीते की, या फिर डी अरहर की। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आम का एक किस्म है अर्का सुप्रभात। ठीक है, इसको दशहरी, नीलम और अर्का अनमोल यानी कि अल्फांसो और जनार्दन पसंद से मिला करके डबल क्रॉस हाइब्रिड करके बनाया गया एक किस्म है आम का यह। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 103। तो यहाँ सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको ही वीडियो पास करके सुमिलित करवाना होता है। तो वीडियो पास करके सूचियों को सुमिलित करवा लीजिए आप जल्दी से। चलिए, अब तक आपने वीडियो पास नहीं किया होगा और जो है इंतजार कर रहे होंगे कब आंसर बताया जाए, या फिर यूं ही ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं, इंतजार की घड़ियां आपके समाप्त करता हूं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 3 4 1। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका लखनऊ में है। ठीक, और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो आपका नई दिल्ली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। ठीक, यहाँ से देख लीजिए, जानना जरूरी होता है इंग्लिश वाले पार्ट को। इनको तो देखिए, CISH यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर यह आपका लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स यानी कि NBPGR जो है आपका नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी कि IIVR जो है आपका वाराणसी में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI जो है आपका जोधपुर में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ए सुबनसिरी, पहला सुबनसिरी, दूसरा संकोच, पहला सुबनसिरी, दूसरा बाराक, तीसरा संकोच, चौथा दिबांग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लो में कभी कभी दिक्कत होती है। चलिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ए एक केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 3 और 4, या फिर डी 1 2 3 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 3 4, मतलब कि सुबनसिरी, संकोच, दिबांग यह सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अगर सभी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो जैसे कि जिया ढाल हो गया, सुबनसिरी हो गई, सियांग हो गया, कामेंग, धनसिरी उत्तरी, पुथी भारी, पगला दिया, मानुष दुधनई, कृष्णई, कलंग, संकोच यह सभी जो है उत्तर तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं। और दक्षिणी तट से इससे मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं नोहा दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, दिबांग, दीखो, धनसिरी जो दक्षिणी है, कोपली, दिगारू, चंपामती, सरलभंगा और आई। लेकिन इतनी नदियों के नाम आपको याद रखना मुश्किल है और याद भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ धनसिरी का नाम याद रखिए। ठीक है, धनसिरी, सुबनसिरी, संकोच, दिबांग और बूढ़ी दिहिंग या फिर नोआ दिहिंग। ठीक, बूढ़ी दिहिंग या कभी कभी इसे कहीं कहीं आपको दिहांग भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग या नोआ दिहिंग का नाम याद रखिए। बस इतनी नदियों का आप नाम ध्यान रखिए। बाकी ये सुबनसिरी, संकोच, दिबांग, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग या फिर नोहा दिहिंग नदियों का नाम आप अच्छे से याद कर लिए। ठीक है, और बाराक नदी नहीं मिलती है, या आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ठीक, बाकी चीज़ें आप कर ले जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट बताइए, पूछा जा रहा है कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? ठीक है, ए जावदी पहाड़ियाँ, बी इलायची पहाड़ियाँ, सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, या फिर डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह पूर्वी घाट हो गया और यह हो गया आपका यह पश्चिमी घाट हो गया और यह हो गया आपका पूर्वी घाट। बताइए यह जो जहाँ पे ये जो मिल रही है ये कौन सी पहाड़ी है? ठीक है, तो सही आंसर है यह पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट जो है ना, यह कर्नाटक के पठार से कैसे अलग होता है? तो पश्चिमी घाट कर्नाटक के पठार से नायर नदी के द्वारा अलग हो जाता है। और पश्चिमी घाट जो है दक्षिण की पहाड़ी, और दक्षिण पश्चिमी घाट के दक्षिण में और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पश्चिमी घाट के दक्षिण में और आपकी मिल जाएंगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स, ये सब मिल जाएंगी। तो यह जो है मालदा गैप से, यहाँ बीच में मालदा गैप पड़ता है, तो मालदा गैप से ये अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो और तो कुछ इसमें है नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण यानी कि CMS कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज पर पक्षकारों के 13वें सम्मेलन यानी कि CMS के COP13 एडिशन के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया? ए एशियाई हाथी, बी
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी समुद्री कछुआ या फिर डी आमूर फाल्कन। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, CMS COP13 के जो CMS COP13 का आधिकारिक शुभंकर रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि GIB। देखिए कि CMS COP13 का आयोजन जो है 17 से 22 फरवरी के मध्य गुजरात गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, जिसकी थीम थी प्रवासी प्रजातियां ग्रहों को जोड़ती हैं और हम उनका घर में स्वागत करते हैं, यानी कि माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा CMS के बारे में जान लीजिए। CMS का आयोजन जो है वर्ष 1983 में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। इसको एक अन्य नाम बान कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, थोड़ा राष्ट्रीय कहना, थोड़ा जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह IUCN की रेड लिस्ट में है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और भारतीय वन्यजीव एवं संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। साइट्स कन्वेंशन के परिशिष्टि 1 में शामिल है CITES। ठीक, साइट्स कन्वेंशन के परिशिष्टि 1 में शामिल है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो कि 2012 से लेकर के 2002 से लेकर के 2016 तक के लिए थी, इसमें भी यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड CE क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध की हुई है। हालांकि जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और भारत में इनकी एक दो अन्य टाइप के भी बस्टर्ड प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं, जिन्हें कि हम बोलते हैं लेज़र फ्लोरिकन। ठीक है, लेज़र फ्लोरिकन, और एक अन्य है उसका नाम है बंगाल फ्लोरिकन। यह भी बस्टर्ड प्रजाति के ही पक्षी हैं, बंगाल फ्लोरिकन। ठीक, तो इनके लिए एक जो है 2012 से इनके संरक्षण के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 2012 से ही, जिसका नाम है प्रोजेक्ट बस्टर्ड। बस अब इससे ज़्यादा तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट आस्क दिशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इसे इंटरनेट के माध्यम से रेल यात्रियों के प्रश्नों को हल करने के लिए इरकॉन द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, यह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी बातचीत करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 न ही 2। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही है। इसे इरकॉन द्वारा नहीं, इसे IRCTC के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, यह रेल यात्रियों के प्रश्नों का जवाब देता है। जब आप टिकट बुक करने के लिए रेलवे की वेबसाइट पर जाते हैं, IRCTC की वेबसाइट पर जाते हैं, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर या फिर राइट हैंड साइड में आपको आस्क दिशा नामक एक चैट बॉट मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और डायरेक्ट आंसर जान सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में। बस इतना ही है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जो है आस्क दिशा को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में जारी किया गया था या फिर चालू किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको अपडेट करते हुए इसमें हिंदी भाषा को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, सभी भारतीय भाषाओं में पूछ लेगा तो आपको आंसर लगाना बिल्कुल गलत है। वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही यह बातचीत कर सकता है आस्क दिशा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में सुदृढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सृजन हेतु कौन सी पहल की शुरुआत की। A सहायता, B साथी, C समृद्धि या फिर D शिक्षा। चलिए देखिए, सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प, सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी ऐप की शुरुआत की गई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, आपको याद रहना चाहिए। क्या उद्देश्य था, तो इस योजना के अंतर जो एकेडमिक है, जो अकेडमी हैं, जो स्टार्टअप हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उद्योग हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D प्रयोगशालाएँ हैं, इन सबको सहज रूप से और साझा रूप से और पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, किसके माध्यम से बताइए, साथी पहल के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत में साथी पहल के तहत ना तीन संस्थानों को जोड़ा गया, जिसमें कि IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और IIT BHU शामिल हैं। और प्लान किया गया है कि अगले 4 वर्षों में 5 साथी पहल को शुरुआत कर दी जाएगी या फिर 5 साथी केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ग्लास 4 सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। A ऋषिकेश, B कोलकाता, C प्रयागराज या फिर D पटना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। ठीक है,
और इसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसे प्रयोग के लिए चालू कर दिया गया। यह भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वरियर 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? ए शिलांग, बी पुणे, सी सैलसबरी मैदान या फिर डी लंदन। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने लायक यहाँ पर यह है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसको बोलते हैं अजय वरियर। ठीक, और अजय वरियर के 2020 के संस्करण का आयोजन लंदन में इंग्लैंड के सैलसबरी मैदान में किया गया था। ठीक है, 13 से 26 फरवरी के मध्य, हालांकि डेट आपसे कहीं नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बताइए। तो आ गए हम लोग ज्योग्राफी से, करंट से। पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सब कुछ बताया गया है आपको, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर। पहला, ये चक्रवात भूमध्य रेखा के निकटतम क्षेत्र में विकसित होते हैं। दूसरा, इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में बहुत अधिक दबाव होता है। आपको नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न तो दो। देखिए सबसे पहले जान लीजिए क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के निकटतम क्षेत्र में चक्रवाती तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न नहीं होते। कारण कोरियालिस बल की उपस्थिति होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात या फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मध्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका यह जो है 5 डिग्री जो यह भूमध्य रेखा, इससे 5 डिग्री विस्थापन के बाद ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 5 डिग्री की दूरी रहती है इनकी भूमध्य रेखा से, चाहे वह उत्तरी उष्णकटिबंधीय उत्तरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तूफान हो या फिर दक्षिणी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान हो। ठीक है, यह भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दूरी भी बनाए रखेंगे, उचित दूरी बना करके चलते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे कथन की। तो देखिए हम सभी लोग शुरू से पढ़ा है कि जो चक्रवाती तूफान है इनके केंद्र में दबाव कम होता है, जबकि इनकी बाहरी सतहों पर जो है दबाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, कुछ सामान्य और अनुकूल दशाओं की बात करें तो समुद्र का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, यानी कि लगभग 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। समुद्र के तापमान को ऊपर अधिक हो सकता है, निम्न नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है वाष्पीकरण के कारण हवा बहुत अधिक आर्द्र होनी चाहिए। ठीक है, आर्द्र होनी चाहिए, हवा का आर्द्र होना चाहिए, और संवहनी धाराएं के रूप में हवा जो है ऊपर उठती हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे यह उत्पन्न हो रहे हैं तो उस जो है उत्पत्ति स्थल पर जो है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर की उठने वाली पवन है उनकी गतियों में अंतर भी कम हो जाना चाहिए, और चक्रवाती परिसंचरण होनी चाहिए। क्षोभ मंडल की सापेक्ष आर्द्रता लगभग 700 के आसपास होनी चाहिए। और बस इतना बहुत है जानने के लिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही कारण है कि ज्योग्राफी का लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जा रहा है, ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कायांतरित शैलों के संदर्भ में या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, ये सबसे कठोर शैलें हैं। दूसरा, इन शैलों में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। दो चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर कठोर शैलें होंगी तो वहाँ पर जीवाश्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए, या फिर अगर जीवाश्म होगा तो कठोर शैलें नहीं होंगी। ठीक है, तो अब बताइए नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है कि न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैलें हैं यह बहुत ही कठोर शैलें हैं और इनमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होता है। ठीक, और शैलों की कठोरता किस स्केल पर नापते हैं बताइए? शैलों की कठोरता को नापते हैं मोहस स्केल पर। ठीक है, मोहस स्केल पर शैलों की कठोरता नापते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से नापा जाता है? खुरुच करके। ठीक है, जो पत्थर या पहाड़ियाँ उनको खुरुच करके किस प्रकार से जो है निशान उन पर बन रहे हैं, कितनी आसानी से निशान वहाँ पर बन जा रहे हैं। ठीक है, 1 से 10 के पैमाने का होता है यह मोहस स्केल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आग्नेय और अवसादी शैलों की तुलना में कायांतरित शैलें कठोर होती हैं, यह जानते रहिए आप लोग। वैसे जब से कठोर बता दिया तो आप समझ ही जाएंगे इतना। नेक्स्ट सुमिलित करवाने वाला है, तो इसे सुमिलित करवाइए। वीडियो को पास करिए और जल्दी से सुमिलित करवाइए अपने आंसर को। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, 3, 1, 2, 4, ठीक है। जैतून का शीर्ष उत्पादक देश है स्पेन। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है चीन के द्वारा। प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में और वनीला का उत्पादन होता है मेडागास्कर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी 2 सूचियाँ हैं और इन्हें आपको सम्मिलित करवाना है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। वीडियो पॉज कर लिया करिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गया पेन? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक साइड देश है, दूसरी साइड उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक, ठीक। मोरक्को की राजधानी है रबात। कोस्टा रिका की राजधानी है, बताइए क्या? कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होजे और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर होता है और इसे कहा जाता है ए ज्वालामुखी सेल, बी कायांतरित सेल, सी पाताली सेल या फिर डी अवसादी सेल। एक ही आंसर इसमें सही है, एक ही आंसर तो सब जगह सही होता है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, लावा का अगर धरती के अंदर ही जब लावा जब जम जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के अंदर जिस चट्टान का निर्माण होगा उसका नाम से ही आप देख सकते हैं प्लूटोनिक रॉक या फिर पाताली सेल वह कहा जाता है उसको। ठीक है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना भारत में मानसूनी तंत्र को प्रभावित करती है? पहला, मानसूनी तंत्र, जब हम वर्षा के बारे में बात कर रहे थे तो अच्छे से बात किए थे। ठीक है, बताइए कौन कौन सी परिघटनाएं मानसूनी तंत्र को प्रभावित करती हैं। अभी यहीं इसी पूरी टेस्ट सीरीज में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हुई हैं। देखिए, यही इसकी खासियत है। 150-200 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के लगा लेंगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट ही मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं ज्योग्राफी में ये लोग आपके साथ। ठीक, तो थोड़ा सा प्रयास करिए, मन लगाइए, एटलस उठाइए और लग जाइए। ठीक है, बताइए। पहला है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ, पूरा नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन स्थिति में परिवर्तन। दूसरा है गर्मियों के दौरान तिब्बत के पठार का गर्म होना और तीसरा है हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा का बहाव। आपको नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, सभी के सभी तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ अन्य कारणों को जानना तो देखिए, आपको पता ही है कि भारतीय भूभाग जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और जो ज़मीन का भाग होता है समुद्र की तुलना या पानी की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। इस कारण जो है ज़मीनी भाग जो है लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है और समुद्री भाग पर जो है हाई प्रेशर बना ही रहता है और हवाएं जो है समुद्र से पृथ्वी की ओर चलने लगती हैं या फिर ज़मीनी भाग की ओर चलने लगती हैं। यह भी मानसून तंत्र को प्रभावित करने का एक कारण है। तीसरा और दूसरा एक अन्य कारण मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ अफ्रीका मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर है आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के पूर्वी क्षेत्र पर लगभग भारत से 20 डिग्री दक्षिणी भाग पर जो है एक हाई प्रेशर का निर्माण होता है। यह भी भारतीय मानसूनी तंत्र को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, इसमें थोड़ी और चीज़ें जान लीजिए। तो देखिए भैया, होता क्या है, अल नीनो और IOD यानी कि हिंद महासागर द्विध्रुव भी भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि केशिका क्रिया की समस्या मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? पहला शुष्क मृदा, दूसरा वन मृदा, तीसरा लवड़ी मृदा, चौथा पिट मृदा। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4 या फिर डी 1, 2, 3, 4। ठीक है, केशिका क्रिया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तब तक आप आंसर को भी अपने विचार करते रहिए। देखिए, केशिका क्रिया के माध्यम से होता क्या है कि जो ज़मीन का लवण होता है वह ज़मीन की सतह पर आ जाता है और पानी जो है यह वाष्पीकृत हो जाता है जल्दी से जल्दी। ठीक है, रंध्रों के माध्यम से, जो भूमि के रंध्र होते हैं या जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से धीरे धीरे करके जो ज़मीन में नमक होता है वह सतह पर आ जाता है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर आप देखते होंगे वहाँ जहाँ पर लवड़ की मात्रा जब भूमि में ज़्यादा होती, मिट्टी में ज़्यादा होती, वहाँ पर जब आप देखते होंगे तो वहाँ पर ज़मीन पर सफ़ेद सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई देती है। ठीक है, या फिर वहाँ पर सिंचाई करने पे आपको झागनुमा दिखाई देता है पानी वहाँ का। ठीक है, और इसको कम करने के लिए, इसके निदान के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। यहाँ पर आप बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ठीक है, यानी कि शुष्क मृदा और लवणीय मृदा में आपको केशिका क्रिया की प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। ठीक है, यह शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, त्वरित वाष्पीकरण और नमी और इन मृदाओं में देखिए शुष्क मृदा में देखिए शुष्क मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पर शुष्क जलवायु होता है, उच्च तापमान होता है, त्वरित वाष्पीकरण होता है और नमी और ह्यूमस की कमी होती है। साधारणतः जो आपको शुष्क मृदा देखने को मिल जाएंगी राजस्थान के क्षेत्र में।
ठीक है। अगर बात करें लवड़ी मृदा के बारे में, तो लवड़ी मृदा आपको पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है केशिका क्रिया की प्रक्रिया जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है हाल फिलहाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के कोयले के अधिकांश भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों से संबंधित है। दूसरा, विंध्य प्रणाली में प्रचुर मात्रा में हीरे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। आपको उपयुक्त कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों है, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए भारत में कोयले के अधिकांश भंडार जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें विचार करने वाली कोई बात है ही नहीं, सीधे याद कर लीजिए, ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्षेत्र कौन सा है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः दामोदर घाटी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। दामोदर घाटी, महानदी घाटी, ठीक। इसके अलावा बताइए मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, और साथ ही साथ गोदावरी और नागपुर डेल्टा के क्षेत्रों, गोदावरी इसके साथ ही साथ जो है गोदावरी के साथ साथ नागपुर के डेल्टा गर्तों की डेल्टा में भी आपको जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए गोदावरी डेल्टा और नागपुर में, ठीक है। नागपुर डेल्टा नहीं, नागपुर कोई ऐसा डेल्टा नहीं, ठीक है। बाकी बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो देखिए विंध्य प्रणाली में प्रचुर मात्रा में हीरे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए विंध्य प्रणाली के पन्ना और गोलकंडा में आपको हीरो का खान या फिर हीरो की खानें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इनमें धात्विक खनिजों का अभाव है। बल्कि इनमें जो है धात्विक खनिजों के अलावा टिकाऊ पत्थर, सजावटी पत्थर, चूना पत्थर, शुद्ध कांच से बनाने वाली रेत जो है आदि पाई जाती है, ठीक है। और यह जीवाश्म मुक्त चट्टानें हैं, ठीक है। बिना जीवाश्म के जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पर जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलेंगे आपको। जीवाश्म के अवशेष विंध्य क्रम की चट्टानों में अनुपस्थित है, ठीक है। देखिए और पहले के बारे में बात कर लें अगर गोंडवाना क्रम के बारे में थोड़ा सा और, तो भारत के कुल कोयले का लगभग 98% भाग आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा जो है लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, एंटीमनी आदि भी मिल जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो यह कथन और कारण के रूप में है, ठीक है। बताइए हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च उत्पादक किस्म HYV हाई यील्ड वेराइटीज़, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटीज़ के बीजों के उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत। और कारण बताया जा रहा है कि हाई यील्ड वेराइटीज़ के बीज जो है सिंचाई व उर्वरक जैसे कुछ प्रमुख इनपुट के लिए अत्यधिक अनुक्रियाशील होते हैं। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य और आर असत्य है, और ऑप्शन डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। चलिए इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च उत्पादक बीज किस्मों का प्रयोग किया गया था और उन बीजों को अत्यधिक सिंचाई तथा उर्वरक जैसे प्रमुख इनपुटों की अत्यधिक मात्रा में जरूरत पड़ती थी, या फिर यह इनके प्रति अत्यधिक अनुक्रियाशील थे, ठीक है। और प्रयोग क्यों किया गया था इसका, तो देखिए क्या कहते हैं हाई यील्ड वेराइटीज़ के बीजों के प्रयोग के कारण जो है क्या कहते हैं फसलों की परिपक्वता अवधि जो है, यानी कि फसलों के पकने की अवधि कम हो गई थी, ठीक है। जैसे कि जो फसल पहले 25 दिन में पकती थी वह फसल जो है अब 20 दिन में ही पकने लगी, ठीक। और दूसरी चीज़ उत्पादन क्षमता बढ़ गई, लगभग डबल हो गई, ठीक। बस बाकी अन्य कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, इनमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों तथा सिंचाई का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था हरित क्रांति के बीजों में। नेक्स्ट बताइए निम्नलिखित में से कौन खरीफ की कब आई थी भारत में हरित क्रांति, बताइए 1967-68 में, ठीक है। 1967-68 में, ठीक है। यहाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। पहला चावल, दूसरा चना, तीसरा मक्का, चौथा कपास और पांचवा सरसों। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 5। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, और ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, 5। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1, 3, 4, 5, 2 और 5 यह दोनों जो है आपकी रबी की फसलें हैं। बाकी चावल, मक्का, कपास यह सभी जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की शुरुआत जो है सर्दियों क्या कहते हैं मौसमी मानसून यानी कि बरसात के साथ शुरू होती है, वर्षा ऋतु के साथ शुरू होती है, और सर्दियों के शुरू होने से पहले तक खरीफ का मौसम रहता है, ठीक है। जैसे बरसात शुरू होती है और ठंड आने वाली होती है तो खरीफ की फसलों का मौसम चला जाता है। खरीफ के फसलों की कटाई कर ली जाती है सर्दियों की शुरुआत के पहले और बुआई की जाती है वर्षा के मौसम में, ठीक। अब स्पष्ट हो गया। देखिए
खरीफ की फसलों में आपको धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सीसम, मूंगफली, दाल और दालें जैसे कि अरहर, मूंग और उड़द आपको देखने को मिलेंगी। बाकी चना, ग्राम या सरसों, यह सभी जो है आपकी रबी की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट बताइए, प्रदूषण टैकर, गेहूं के साथ चना नहीं बोया जाता है, सही से दिमाग में रखिए, और गेहूं की खेतों में ही सरसों भी छींट दिया जाता है, ठीक है। गाना भी याद कर लीजिए, गेहूं के खेतों में जब कंघी करे हवाएं, सरसों कर करके क्या कैसे कैसे गाना था ना, गाना याद कर लीजिए स्वदेश पिक्चर का, आपको याद हो जाएगी रबी की फसलें, ठीक। 1 to 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 1 है कि प्रदूषण ट्रैकर IQ एयर, ठीक है, IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा या फिर डी पांचवा? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में, यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, जो कि IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान पांचवा है। पहले नंबर पर रहा बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान रहा इस रिपोर्ट में, ठीक है। और इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है राज्य देशों की? तो इस रिपोर्ट पर PM 2.5 के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, PM 2.5 के प्रदूषण के स्तर के आधार पर, ठीक है। और अगर बात करें शुरू के टॉप 30 शहरों की, तो शुरू के 30 शहरों में जो है भारत के 21 शहर शामिल हैं, और दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारतीय शहरों जो शामिल है उनकी संख्या 2/3 है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की, तो उनमें जो है 2/3 शहर तो हमारे अपने भारत के हैं, ठीक है। शुरू के टॉप 10 शहरों की बात कर लें तो भारत का जो गाजियाबाद है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है चीन का होटन शहर, तीसरे पर गुजरावाल और चौथे पर फैजाबाद। फिर हम भारतीय लोग आ जाते हैं, 5वें नंबर पर दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, 6वें नंबर पर नोएडा भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, 7वें नंबर पर गुड़गांव भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। देखते चलिए 5, 6, 5, 7, पहला गाजियाबाद, ठीक है। और 8वें नंबर पर रायविंड है, तो 9वें नंबर पर ग्रेटर नोएडा है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, और 10वें नंबर पर बांदवारी है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। कितने शहर हो गए भारत के टॉप 10 में बताइए? पहले पर गाजियाबाद, ठीक है, 5वें पर दिल्ली 2, 6वें पर नोएडा 3, 7वें पर गुड़गांव 4, ठीक है, 7वें पर गुड़गांव 4, 9वें पर ग्रेटर नोएडा 5 और 10वें पर आपका बांदवारी। 6 शहर तो आपके टॉप 10 लिस्ट में भारत के ही हैं, ठीक है, जिसमें पहला स्थान भी भारत का ही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो ए मानुषी चिल्लर, डी बी एडलिन कैस्टेलिनो या फिर सी वर्तिका सिंह अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है एडलिन कैस्टेलिनो को जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया। यह मैंगलोर की रहने वाली, ठीक है, इनके द्वारा, यानी कि जो मिस दिवा यूनिवर्स होता है वह जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता है मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 फरवरी को मनाया जाता है ए विश्व योग दिवस, बी विश्व यूनानी दिवस, सी विश्व आयुर्वेद दिवस या फिर डी विश्व होम्योपैथी दिवस। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी को जो है विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है प्रमुख यूनानी चिकित्सक जो है हकीम अजमल खां के जन्मदिन के रूप में, ठीक है। हकीम अजमल खां एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 124 में कि दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो बन गया है? ए मुंबई मेट्रो, बी नम्मा मेट्रो, सी हैदराबाद मेट्रो रेल या फिर डी चेन्नई मेट्रो रेल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद मेट्रो रेल जो है इसका नेटवर्क दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है संचालन के लिए, ठीक है, और परिचालन में इसका प्रयोग भी किया जा रहा है वर्तमान में, ठीक है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली मेट्रो रेल की कुल लंबाई जो है जिनमें परिचालन का कार्य चल रहा है वह है 389 किलोमीटर परिचालन, यानी जहाँ पर यातायात चालू हो गया, ठीक है। और हैदराबाद की बात करें तो यहाँ जो इसकी कुल लंबाई है 69.2 किलोमीटर की, ठीक है। हालांकि ऐसे किलोमीटर नहीं पूछेगा। देखिए हाल ही में हुआ क्या है ना, एक घटना हुई है, उसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। घटना नहीं, एक अच्छा काम हुआ है जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, इनके द्वारा जो जुबली बस स्टेशन यानी कि JBS से जो है महात्मा गांधी बस स्टेशन तक एक नई मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखा करके जुड़वा शहरों यानी कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ दिया गया है मेट्रो के माध्यम से। बस यह इंपॉर्टेंट था और इसी को लेकर के यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें तीसरा सबसे बड़ा परिचालन नेटवर्क कौन सा है, तो तीसरा सबसे बड़ा परिचालन नेटवर्क है नम्मा मेट्रो, यह कर्नाटक का है और चौथे नंबर पर स्थान आता है। बताइए चौथे नंबर पर आपके लिए प्रश्न,
नेक्स्ट बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बिम्स्टेक क्षेत्र में क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। दूसरा कथन है कि हाल ही में 3000 किलोमीटर लंबी पावर ग्रिड स्थापित करने के लिए भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय सहयोग शुरू किया गया था। आपको उपरोक्त कथनों में से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। इनमें ऐसा कुछ चर्चा करने वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ जानते रहिए कि बिम्स्टेक में शामिल कौन कौन से कंट्री है। तो बिम्स्टेक में जो है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल है। ठीक है, और इसकी स्थापना यानी बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है आपका ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह दोनों स्टेटमेंट आप अच्छे से और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए, पूछा क्या जा रहा है, दो कथन दिए हैं, नीचे दिए एक ऑप्शन से आपको आंसर चुनना है। तो कथन ए है कि वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती है। कारण आर बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर लघु तरंग सौर विकिरण का दीर्घ तरंग पार्थिव ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर को चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य और आर असत्य है। और ऑप्शन डी है ए असत्य और आर सत्य है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें इतना सोचने विचारने वाली बात नहीं, थोड़ा सा जो समझने वाली बात है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, सूर्य से जो ऊष्मा आती है जो है लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है। अधिकतर ऊष्मा को जो है सूर्य बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। कुछ ऊष्मा जो है पृथ्वी पर आने के बाद जो है पृथ्वी की बर्फीले क्षेत्रों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। बाकी जो कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पृथ्वी जो लघु तरंग रूपी ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करती है, इसके बाद पृथ्वी से इसका जब परावर्तन किया जाता है तो यह जो है दीर्घ तरंग ऊर्जा के रूप में इसका परावर्तन किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से वातावरण गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा, और यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्थिव ऊर्जा भी बोलते हैं, जो यहाँ पर पृथ्वी से रूपांतरित होती है ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जाए, दो सूचियाँ दी हुई हैं, इसको आपको मैच कराना है। ठीक है, नदी पूछा गया एक तरफ है और दूसरी तरफ समाहित कहाँ होती है यह बताया गया है। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पॉज कर लिया करिए भाई, कितनी बार कहा आपको, वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक करा करिए, ज़्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक है, ऐसे लगेगा कि कुछ लोगों ने अभी क्वेश्चन कुछ पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा इधर उधर सोचने लगे, इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है आपको। ठीक, चलिए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जो है मॉस्को के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। देखते हैं, चलिए मैप, वर्ल्ड का फिजिकल मैप खोलिए रूस वाला। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉस्को के उत्तर पश्चिम से जो है वोल्गा नदी का उद्गम होता है, जो वहाँ पर वल्दाई पर्वत श्रृंखला है वहीं से। ठीक है, और यह जो है कैस्पियन सागर में गिर जाती है, यानी कि 4 नंबर में। ठीक है, फिर बात करते हैं डेन्यूब नदी की। तो डेन्यूब देखिए वोल्गा के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी यूरोप की नदी है, जो कि जर्मनी से जिसका उद्गम होता है, और यह जाकर के लगभग 1770 मील की दूरी तय करने के बाद गिर जाती है ब्लैक सी में। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर अमूर नदी की, तो यह चीन की नदी है। ठीक है, और यह लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यहाँ से यह क्या कहते हैं, तिब्बत को देखेंगे ना, तिब्बत के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, यहाँ से जो है अमूर नदी का उद्गम दिखेगा और यहाँ ऐसे इस प्रकार से बहते हुए चली जाती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में मिल जाती है अमूर नदी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के वांगड़ से बहने के बाद राजस्थान से होते हुए गुजरात जाते हुए अंत में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसे जानिए, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, अमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है और माही जो है वह अरब सागर में गिरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व भर के मरुस्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्ण मरुस्थल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और दूसरा, मरुस्थलों के निर्माण में उष्ण महासागरीय धाराएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो।
चलिए, बहुत अच्छे से मरुस्थलों के बारे में आपको बताया गया था, है कि नहीं? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सही आंसर देंगे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। आपको बताया गया था पेरू तट के निकट जो है भारत का क्यों बन रहा है भाई, यह अफ्रीका, मान लीजिए कि अमेरिका है, और यहाँ पर एक आपको बताया गया था अटाकामा डेजर्ट, और यहाँ पर बताया गया था पेरू की धारा बहती है जो कि ठंडी है, ठीक है, और इस कारण यहाँ पर जो है मरुस्थल बन गया है। तो यहाँ क्या दिया है, उष्ण महासागरीय धारा जो है मरुस्थलों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। गलत ना, यह तो ठंडी है, गर्म कहाँ है कि नहीं? बाकी उष्ण मरुस्थल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बताइए, उष्ण मरुस्थल तो वहाँ पाए जाएंगे ना, वर्षा की न्यून मात्रा होगी, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो है वर्षा जो है अधिक मात्रा में होती, तो यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे उष्ण मरुस्थल, है कि नहीं? तो दोनों ही स्पष्टतया गलत हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गरस्ती चालीसा, प्रचंड प्रकाशा और चीकता साठा जैसे नाम हैं, ए महासागरीय धाराओं के, बी महासागरीय हवाओं के, या फिर सी महासागरीय तूफानों के, अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, पछुआ पौने जब जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ठीक है, पछुआ पौने जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो इनकी तीव्रता के कारण, ठीक है, यह इतनी तेज चलती हैं कि इनकी तीव्रता के कारण इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें कि गरस्ती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा कहा जाता है, ठीक है। यह लगभग जो है दक्षिणी गोलार्धों में आमतौर पर 40 से 60 डिग्री अक्षांशों पर चलती हैं। कुछ विशेषता जानते रहे इनकी, ठीक, 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर चलती हैं, और साथ ही साथ जो है उत्तरी गोलार्ध में क्यों अनुपस्थित रहती हैं इस प्रकार की हवाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि भूमि की बहुत अधिक मात्रा है उत्तरी गोलार्ध में, इस कारण जो है यहाँ पर यह काफ़ी जगह पर यह भूमि जो है बहुत जटिल है, इस कारण जो है यहाँ पर इस प्रकार की हवाएं नहीं चलती, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का विस्तार कम है, इस कारण यहाँ पर ऐसी हवाएं चलती हैं, ठीक है। इन हवाओं के परिणाम स्वरूप यानी कि प्रचंड पचासा, चीकता साठा और गरस्ती चालीसा के कारण ही जो है बादल गिरते हैं, ठीक है, खूब ढेर सारी वर्षा होती है, और तापमान इस कारण कम भी होता है। जब इतना चीज़ें हो जाएंगी तो टेम्परेचर तो लो होगा ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र में इसके भौगोलिक क्षेत्र का 60% क्षेत्र वन क्षेत्र के तहत बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। इस देश का नाम बताइए, ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, या फिर डी थाईलैंड। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी भूटान, ठीक है। देखिए, भूटान में जो है संविधान में ही बना दिया गया है कि वहाँ का जो है पूरे भूटान के जितना भी भूभाग है उसका 60% क्षेत्र कम से कम वन रहेगा, ठीक। इस कारण जो है भूटान में वन क्षेत्र लगभग 72% तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महाराष्ट्र गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का स्थान है। और दूसरा, गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और इसके पश्चात महाराष्ट्र का नंबर आता है, या फिर इसके पश्चात महाराष्ट्र आता है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, इसके बाद जो है महाराष्ट्र है गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक। और बात करें अगर कपास की, तो कपास के मामले में गुजरात जो है सबसे बड़ा उत्पादक है भारत का, और उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ सूचियाँ दी हुई, इन्हें आपको सुमिलित करवाना है, तो जल्दी से सूची को सुमिलित करवाइए। एक तरफ खाने दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खनिजों के बारे में बताया गया है, तो मुझे सुमिलित करवा के बता दीजिए भैया जल्दी से। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, वीडियो पॉज करके अपना पहले टिक कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3, ठीक है। जादूगोड़ा से याद कर लीजिए, जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम रहता है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, जादूगोड़ा में यूरेनियम रहता है, ठीक है। वहीं जावर में आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े, राजस्थान के जावर से जो है चांदी मंगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से जावर राजस्थान में आप लोग पढ़ लीजिए चांदी, जब क्या कहते हैं उसमें सिंधु सभ्यता के लोग जो है राजस्थान के जावर और अफगानिस्तान से जो चांदी मंगवाते थे, ठीक। तो यहाँ से आप लोग चांदी देख लीजिए। और उसके बाद कोडिंग माली आपको देखना है, तो कोडिंग माली कहाँ पर पड़ता है यह बताइए, कोडिंग माली बताइए। चलिए, देखिए, कोडिंग माली उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन बॉक्साइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट, डल्ली रजहारा जो है यह आपका लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क की खानें हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, डल्ली रजहारा, ठीक है। देखिए, सबके स्थानों के बारे में जानिए। डल्ली रजहारा जो है यह आपका छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर लौह अयस्क मिलता है, ठीक, या फिर बॉक्साइट। एक सेकंड,
डल्ली लौह अयस्क, ठीक है, या फिर बॉक्साइट ने, ठीक है। डल्ली रजहरा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर आपको लौह अयस्क मिल जाते हैं। जावर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आपको चांदी मिलेगा। कोडिंग माली आपका क्या कहते हैं उड़ीसा में है, और यहाँ पर आपको जो है बॉक्साइट मिल जाएगा। और जादूगोड़ा में आपको यूरेनियम मिल जाएगा। जादूगोड़ा जो है आपका झारखंड क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए यूरेनियम के कुछ प्रमुख खानों के बारे में जान लीजिए। तो यूरेनियम जो है जादूगोड़ा, तुम्मलपल्ली, ठीक है, तुम्मलपल्ली, ठीक है, तुम्मलपल्ली आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोमीअसित, ठीक है, दोमीअसित। और तीसरा है गोगी, ठीक है, तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा। एक तो जादूगोड़ा हो गया, दूसरा तुम्मलपल्ली हो गया, और दोमीअसित हो गया, और फिर गोगी हो गया। दोमीअसित आपका मेघालय में है, तुम्मलपल्ली जो है आपका आंध्र प्रदेश में, और गोगी है आपका कर्नाटक में है, और जादूगोड़ा आपका यूरेनियम में है, ठीक है। और यहाँ पर यूरेनियम कह रहा, जादूगोड़ा आपका झारखंड में है, और यहाँ इन सभी क्षेत्रों में जो है यूरेनियम के खाने हैं, ठीक है। और यूरेनियम के शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड, और तीसरे नंबर पर स्थान है कर्नाटक का यूरेनियम के उत्पादन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी कि HVJ पाइपलाइन से गुजरने वाले निम्न स्थानों को हजीरा से जगदीशपुर की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। पहला खेरा, दूसरा झाबुआ, तीसरा औरैया, चौथा विजयपुर। ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, बी जो है 2 3 2 4 1 3, सी 4 1 2 3, या फिर डी 2 1 4 3। चलिए वैसे ये प्रश्न आपके पेपरों में भी आ जाए ऐसा बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि इस प्रकार से आपको जो है क्षेत्र मिलाने को दे दिया जाए, जिले मिलाइए कहाँ कहाँ से यह पाइपलाइन गुजर रही, ठीक। फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मुख्य स्थलों के बारे में जानते रहिए। तो देखिए यह जो गैस पाइपलाइन है गुजरात के हजीरा और वाघोटिगा से गुजर रही है, और मध्य प्रदेश के झाबुआ, केड़ा और विजयपुर से, और उत्तर प्रदेश के औरैया और जगदीशपुर क्षेत्र से यह पाइपलाइन गुजरेगी, ठीक है। यानी कि इसमें बस आपको यह जानना था कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर यह पाइपलाइन खत्म हो रही है। तो यह इस पाइपलाइन के माध्यम से देखिए कई क्षेत्रों में यह पाइपलाइन बिछाई किसके द्वारा जा रही है, पहले यह जानिए। यह पाइपलाइन जो है गेल के द्वारा बिछाई जा रही है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा गैसों के परिवहन के लिए इस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। इसके माध्यम से गुजरात के हजीरा को, मध्य प्रदेश के बीजापुर को और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। बाकी इन जगहों के माध्यम से, यानी कि गुजरात के हजीरा, ठीक, उत्तर प्रदेश के बीजापुर, मध्य प्रदेश के बीजापुर और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर, इन क्षेत्रों को जोड़ने के बाद यहाँ से जो है अन्य टर्मिनल्स या फिर अन्य पाइपलाइंस को निकाला जाएगा। यह मुख्य पाइपलाइन है, ठीक है। तो इन 3 स्थलों को जोड़ा जा रहा है, इसके माध्यम से जो है अन्य क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा और अंततोगत्वा किया जाएगा। तो अंततोगत्वा क्या होगा, तो देखिए इसके माध्यम से 3 बिजली घरों को और 6 उर्वरक संयंत्रों को लगभग 18 मिलियन क्यूबिक घन मीटर गैस प्रोवाइड की जा रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के माध्यम से। हाल इसका विस्तार जो है ना दिल्ली तक करने का प्लान बनाया गया है HVJ पाइपलाइन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला मुरादाबाद, दूसरा प्रयागराज, तीसरा ललितपुर, चौथा महोबा। नीचे कूट दिया हुआ है, A 2 1 3 4, B 1 2 3 4, C 2 1 4 3, या फिर D 4 3 1 2। चलिए इसका आंसर आसान है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में, फिर ललितपुर और सबसे अंत में महोबा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें विशिष्ट उद्योगों का एक सेट निहित होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा इत्मीनान से सुनेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा, यह ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। और तीसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और जैव प्रौद्योगिकी पार्क में जैव प्रौद्योगिकी पार्क भारत में औद्योगिक परिसरों के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 के तीनों ही कथन सही हैं। देखिए यहाँ पर औद्योगिक परिसर का एक एग्जांपल ऐसे लीजिए आप, मान लीजिए कि यह कोई पूरा जो है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और यहाँ पर एक उद्योग लगाया गया है गैस के लिए। अभी हमने ऊपर गैस के बारे में बात किया तो वहीं से समझिए, ठीक है। यहाँ पर एक गैस बनाने का उद्योग लगाया गया है, मान लीजिए बायोगैस का एक उद्योग लगा दिया गया है, ठीक है।
जहाँ पर बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, इसके बगल में एक गैस आधारित बिजली संयंत्र बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है गैस के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर एक बना दिया गया आपका जूते का, या फिर कोई अन्य फैक्ट्री बना दी गई, जूते को बनाने की फैक्ट्री मान लीजिए बना दी गई। तो यहाँ पर मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती। तो होता क्या है कि यह जो है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो सभी उद्योग होते हैं वह एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, जिसमें कि एक उद्योग का पका हुआ माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है। जैसे गैस उद्योग का गैस पूरा पक्का माल है, लेकिन यह बिजली उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करेगा। ठीक है, बिजली उद्योग का बिजली तो पूरा का पूरा पक्का माल है, लेकिन यह क्या काम करेगा, यह जूते के उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है। ठीक, इसी प्रकार से अन्य चीज़ों को आप समझ लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर। यहाँ पर देखिए जिन उद्योगों में जो है नवीन टेक्नोलॉजी या फिर यूँ कहें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिन उद्योगों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है उनको बोलते हैं ग्रोथ पोल। और ग्रोथ सेंटर जो है स्थानिक अवधारणा के साथ आता है, यानी कि ऐसी चीज़ों का उत्पादन जिनका स्थानीय स्तर पर ज़रूरत हो, या फिर ऐसे उद्योगों की स्थापना जो कि स्थानीय स्तर पर जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और इस कारण से उन उद्योगों का ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाए, उसको बोलते हैं ग्रोथ सेंटर के रूप में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, या यूँ ले लीजिए कि जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो फास्ट फूड की डिमांड ज़्यादा होती है, तो फास्ट फूड के निर्माण के उद्योग इनके आसपास ही स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि गाँवों में ऐसी चीज़ें आपको देखने को कम मिलती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जैव प्रौद्योगिकी पार्क, यह सभी भारत में औद्योगिक परिसर या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के उदाहरण है। तो सीधे एक स्टेटमेंट, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। अगर आप औद्योगिक परिसर को समझ रहे हैं तो इनके बारे में टिक करना आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गोवा के राजकीय पक्षी का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण के लिए आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। ए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, बी रोज रिंग्ड पैराकेट, सी ग्रेट हॉर्नबिल, या फिर डी ग्रेटर फ्लेमिंगो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है यह गोवा का राजकीय पक्षी है और इसको हाल ही में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आधिकारिक शुभंकर भी घोषित किया गया। ठीक है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, रूबी गुला। ठीक, क्या रूबी गुला पक्षी भी कहते हैं हम लोग फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल को। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले कुछ चीज़ें देखिए, 36वां राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होने वाला है, तो यह होगा गोवा में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। ठीक है, 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा गोवा में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का स्थानिक पक्षी है। ठीक है, स्थानिक पक्षी का मतलब होता है कि यहीं पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है, अन्य कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, और यह स्थानीय रूप से दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, पूर्वी केरल और उत्तरी तमिलनाडु क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN की लिस्ट में यह लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में, यानी कि न्यूनतम चिंता IUCN, ठीक है, न्यूनतम चिंता के कैटेगरी में आता है। और इसके साथ साथ यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अवेयरनेस प्रोग्राम या जागरूकता अभियान UPI चलेगा, लॉन्च किया गया। A SBI, B NPCI, C RBI, या फिर D सेबी। सिंपल आपको जानना है कि UPI को किसके द्वारा लाया गया था, या फिर कौन UPI के लिए लाइबल है। चलिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा UPI के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया जिसका नाम है UPI चलेगा। ठीक, चलिए इसके बारे में उतना जानने की डिटेलिंग की जरूरत नहीं, सिंपल यही प्रश्न आएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट बताइए कि कौन सा राज्य 100% LPG कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। A पश्चिम बंगाल, B हिमाचल प्रदेश, C सिक्किम, या फिर D बिहार। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B हिमाचल प्रदेश जो है वह 100% LPG गैस कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ राज्य की अपनी स्वयं की योजना चलाई जा रही जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। दोनों योजनाओं को समानांतर रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि यह चल रही तो यह नहीं, यह चल रही तो यह नहीं, दोनों योजनाओं को समान रूप से चलाया जा रहा है। ठीक, देखिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य था कि 50 मिलियन LPG गैस कनेक्शन को वितरित किया जाए गरीब महिलाओं को। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गंभीर तीव्र वसन सिंड्रोम। देखिए हिंदी में नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बीमारी का, यानी कि सारस का। ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा है कि सारस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि यह एक प्रकार के कोरोना वायरस के कारण होता है।
दूसरा है कि इसे एक पशुजनित रोग माना जाता है जो संभवतः चमगादड़ से लेकर के सीवेट कैट से मनुष्यों में फैलता है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न तो दो। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है ऊपर, पहले यहाँ कर लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी जिसे बोलते हैं हम सारस बोलते हैं, या फिर इसे हम गंभीर वसन सिंड्रोम भी बोलते हैं, यह एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है, ठीक है, या फिर कोरोना वायरस के कारण ही होता है। वहीं दूसरा यह पशुजनित बीमारी यानी कि जूनोटिक बीमारी है, और यह चमगादड़ से लेकर के सीवेट कैट के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकता है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है श्वसन निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गंभीर श्वसन सिंड्रोम और मध्य पूर्व सिंड्रोम और हाल ही में कोविड-19 जैसे कई सांस संबंधी बीमारियां हुई हैं, ठीक है। और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम को बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, मर्स, सारस, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, MERS, ठीक। और इसके अलावा जो है गंभीर श्वसन तीव्र सिंड्रोम, तो यही हो गया, मर्स ही हो गया ना। और इसके अलावा एक अन्य कोविड, ठीक है, यह सभी एक ही वायरस, यह सभी जो है वायरस जनित बीमारियां हैं, या फिर यह सभी जो है कोरोना के कारण ही होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। देखिए, सारस को पहली बार पाया गया था 2002 में, ठीक है, पहली बार सारस द्वारा कोई मनुष्य संक्रमित हुआ था तो 2002 में दक्षिणी चीन में, ठीक है, यहीं पर इसका सबसे सर्वाधिक विस्तार देखा गया था दक्षिणी चीन में। हमेशा ही यह वायरस जनित बीमारियां चीन से ही उभरते हुए आ रही हैं। चलिए फिलहाल इनके बारे में छोड़िए। देखिए, 2002 में जो है पहली बार सारस को देखा गया था, उसके बाद से लगातार कभी मर्स के रूप में, कभी सारस के रूप में, कभी जो है कोविड के रूप में यह बीमारी लगातार फैल रही है, ठीक है। हालांकि सारस द्वारा सबसे प्रभावित चीन और हांगकांग ही रहे थे, और दुनिया भर में लगभग 8000 लोग इससे संक्रमित हुए थे, ज़्यादा देश संक्रमित नहीं हुए थे। कुल लगभग 26 देशों में संक्रमण का मामला पाया गया था सारस का। चलिए फिलहाल अपने ऊपर वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है ए 77, बी 80, सी 76 या फिर डी 75। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत का स्थान है 80वां। इसके पहले 2019 की रिपोर्ट में, ठीक है, नवीन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में भारत का स्थान है 80वां। इसको जो है CPI भी बोला जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और 2018 में कौन सा स्थान था, इसके पहले वाली रिपोर्ट में कौन सा स्थान था, इसके पहले वाली रिपोर्ट में भारत का स्थान था 78वां, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह तो हमने देख ही लिया। यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ए यांगसी, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या फिर डी मेकांग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आप यहाँ तिब्बत के पास देखेंगे तो यहाँ से यह बहती हुई नदी निकल जाती है प्रशांत महासागर के लिए, ठीक है, और यह चीन में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर की है, ठीक, बहुत ज़्यादा है। अन्य नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी की लंबाई है कुल 2880 किलोमीटर और मेकांग की लंबाई है 4350 किलोमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर है, दूसरा उनसे संबंधित नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको ही सुमेलित करवाना रहता है। वीडियो को पॉज करके फटाक से सुमेलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पर्थ में डार्लिंग नदी नहीं बहती, पर्थ में नदी बहती है, उसका नाम है स्वान, ठीक है। स्वान नदी पर्थ में बहती। पर्थ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, जहाँ पर स्वान नदी बहती है। वारसा आपका पोलैंड में, यहाँ पर विस्टुला नदी बहती। बेलग्रेड आपका सर्बिया में है, यहाँ से डेन्यूब नदी जाती है। और लाहौर आपका पाकिस्तान में है, और यहाँ से रावी नदी गुजरती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचारों में रहे स्थान और उनसे संबंधित देशों के बारे में दूसरी तरफ लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इनको आप पढ़िए और वीडियो पॉज करके पढ़िए, अपना आंसर टिक करिए। चलिए, अब तक आपने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रीमिया जो है यह अजरबैजान में नहीं है। क्रीमिया आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी विवादित रहा था हमेशा से ही, और क्रीमिया जो है यह आपका पड़ता है यूक्रेन में, ठीक है। हालांकि वर्तमान में यूक्रेन द्वारा इस पर दावा किया जा रहा है, लेकिन 2014 में क्रीमिया का विलय रूस के द्वारा कर लिया गया, तो क्रीमिया अब हम कहेंगे रूस में पड़ता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कैटलोनिया में जो है, कैटलोनिया जो है यह स्पेन में है।
अलेप्पो सीरिया में है, मोसुल इराक में एक स्थान का नाम है। ठीक है, अलेप्पो मोसुल का नाम याद रखिएगा। कैटलोनिया भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्रीमिया भूल जाए तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। यहाँ पर भी सूचियों वाले प्रश्न, कितनी अच्छी बात है ना, जल्दी जल्दी सूची वाले प्रश्न आ रहे हैं और मुझे आराम मिलता जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको ही सम्मिलित करवाना है। वीडियो पॉज करिए और फटाक से अपना आंसर सम्मिलित करवाइए। एक तरफ पर्वत शिखर है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देशों के बारे में बताया गया है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 4 2 1। देखिए, मैकेंजी पर्वतमाला जो है आपकी जो मिलेगी कनाडा में मिलेगी। इस यहाँ पर जो है इसकी कुल लंबाई जो है 2461 मीटर की है मैकेंजी पर्वतमाला की। ठीक, नेक्स्ट कैंटाब्रियन पर्वतमाला आपको कहाँ पर, कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला स्पेन में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लोकेशन सबकी मैप में जरूर देखते चलिए भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैकेंजी पर्वतमाला आप जो है अमेरिका के मैप में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर आपको अमेरिका में कनाडा के साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी मैकेंजी पर्वतमाला। कैटाब्रियन आपको स्पेन में देखने को मिल जाएगी, वहीं माउंट कुक आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, और सबसे अंत में तंजानिया में आपको किलिमंजारो पर्वत देखने को मिलेगा। सबकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मैच कराने वाले प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैं बता दूं तो देखिए, मैकेंजी पर्वतमाला कनाडा में है, कैंटाब्रियन है आपका स्पेन में है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है और किलिमंजारो यह आपका तंजानिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी सम्मिलित करवाने वाला ही है। एक साइड मरुस्थल है और दूसरी साइड जो है इनसे संबंधित देशों के नाम दिए हुए हैं। चलिए बताइए जल्दी से। दस्तेलुट और तकला मकान के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं, टकला कलाम नहीं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 1 4 3। ठीक है, देखिए टकला मकान जो है आपका पड़ता है चीन में, दस्तेलुट आपका ईरान में पड़ता है, कलाहारी डेजर्ट आपका पड़ता है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में आपको कलाहारी। ऐसे दक्षिण अफ्रीका का जब आप मैप देखेंगे, भारत ही क्यों उससे बनता है बार बार, देश प्रेम इतना है बताइए, और आप लोग जो है मजाक लिए हुए हैं। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएंगे, यह मान लीजिए यह साउथ अफ्रीका का मैप बना दिया मैंने, तो यहाँ पर आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दस्तेलुट ईरान के मैप में आपको यहाँ इस साइड मिलेगा। ठीक है, पूर्व साइड में ईरान के उत्तर पूर्व में आपको दस्तेलुट देखने को मिल जाएगा। टकला मकान आप खोजिए कहाँ पर है, और सोनोरन भी आप खोजिए, यह यूएसए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे बता दूँ तो यूएसए के पश्चिमी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोनोरन डेजर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यह यहाँ पूछा जा रहा है कि जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह सड़क और रेलवे की तुलना में बहुत महंगा है। तीसरा, यह अधिक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए 1 2 3, ऑप्शन है बी 1 2, और ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल 1 और 3। देखिए, सड़क और रेलवे की तुलना में यह महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता मार्ग है, सस्ता परिवहन है। ठीक, और दूसरी चीज़, इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही बात है। जल परिवहन में किसी भी प्रकार के मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका हाईवे तो पहले ही नदियों के द्वारा बना दिया गया। बाकी अगर छोटे छोटे लिंक बनाने हो तो नहर बनाया जा सकती है सुविधाओं के लिए। ठीक है, और अन्य चीज़, यह अधिक जिनकी मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, हर जगह को नहर से नहीं जोड़ा जाएगा ना, बहुत छोटी छोटी जगहों पर नहरों को बनाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। बाकी नदियों के माध्यम, नदियाँ जो इसका मुख्य मार्ग है, उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और दूसरी चीज़, यह अधिक ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल भी होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की बात तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूस्खलन वगैरह से भी यह प्रभावित रहता है। ठीक है, भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, इसका जल से क्या लेना देना है भाई, आने तो ज़मीन पे चाहे जो हो रहा है, हम तो जल हैं, सदा बहते रहेंगे। ठीक है, विदेशी व्यापार भी जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल के माध्यम से आप सीधे जो है निकल सकते हैं, जहाज़ लेकर के अपना चले गए, टहल के चले आए, लंदन चले गए, घूम के टहल आए के, और आपके पास पानी वाली जहाज़ बढ़िया सी है तो। ठीक है, हालांकि वहाँ उतरने नहीं दिया जाएगा अगर सही चीज़ें ना रही आपके पास, सही डॉक्यूमेंटेशन ना रहा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर पश्चिमी तट को सही क्रम से लगाना है आपको। ठीक है, यह पश्चिमी तट है आपका। ठीक है, ये वाला पश्चिमी तट है, इनको सही क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, दिया हुआ है ए में मालाबार तट, केनरा तट, कोकड़ तट, बी में दिया हुआ है केनरा कोकड़ मालाबार, सी में दिया हुआ है कोकड़ मालाबार केनरा, और डी में दिया हुआ है मालाबार कोकड़ केनरा। दक्षिण से उत्तर की दिशा में, दक्षिण से उत्तर बता दूं, ये देखिए ये है, इस दिशा में लगाना है, नीचे से ऊपर लगाना है। तो लगाइए, ज्योग्राफी वाले लेक्चर में बताया था मैंने, बहुत अच्छे से बताया था तटों के बारे में। नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा, घटना चक्र वाला जो पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, देख लीजिए जा करके। ज्योग्राफी का ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 7 या 8 लेक्चर हैं।
चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सबसे दक्षिण में पड़ता है मालाबार तट, उसके बाद बीच का क्षेत्र पड़ता है केंद्र, उसको केंद्रा तट कहते हैं। सबसे उत्तरी तट को कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट में आपका मुंबई और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। मध्य भाग को केंद्रा या करावली का तट कहा जाता है और मालाबार जो है आपका दक्षिणी भाग यानी केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में कर्क रेखा के समानांतर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर चलते हुए जाना है, ठीक है। तो बताइए कर्क रेखा के समानांतर यात्रा करने पर निम्नलिखित शहरों में से किस शहर से आप नहीं गुजरेंगे? ए उदयपुर, ए त्रिपुरा के उदयपुर से, या फिर बी गुजरात के जसदण से, या फिर डी झारखंड के लोहरदगा से, अथवा डी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के कालीन भैया के शहर से, मिर्ज़ापुर से। चलिए सही आंसर है, देखिए उत्तर प्रदेश से आपको पता है कहीं से भी उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह से कर्क रेखा नहीं छूती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं, मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, पूर्वी राज्यों के पूर्वी क्षेत्र के 2 राज्यों से गुजरती, भारत के पूर्वी भाग के 2 राज्यों से, एक तो त्रिपुरा और दूसरे कहाँ से? एक त्रिपुरा और दूसरे मिजोरम, न कि मणिपुर, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम की लोकेशन आपको दोनों यहाँ पर ऐसे मिल जाती है, इस वजह से आपको आंसर लगाना अब आसान हो जाएगा। मणिपुर तो ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। यह नीचे वाला भाग मिजोरम है और इधर वाला भाग आपको त्रिपुरा मिल जाता है और रेखा यहीं से निकल जाती, ठीक है। यहाँ जब आप पश्चिम बंगाल आपको याद है तो यहाँ से सीधी लाइन खींचिए तो क्या यह ऊपर होकर टेढ़े मेढ़े थोड़ी नहीं जाती है, एक सीधी रेखा को बोलते हैं ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जब राज्यों का नाम पता है तो आप शहरों का नाम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर शहरों का नाम आपको फिर से बता दूं तो देखिए त्रिपुरा के उदयपुर शहर से गुजरती कर्क रेखा, जसदण के गुजरात के जसदण शहर से और झारखंड के लोहरदगा शहर से गुजरती है कर्क रेखा, और मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर से, ठीक है। शाहजहाँपुर, शाहजहाँ नहीं, शाहजहाँपुर, मैं भी शाहजहाँ लिखने लगा आपको बताते बताते, ठीक है। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर से, राजस्थान के कालिंजर, राजस्थान का नहीं लिखा है ना, राजस्थान के कालिंजर शहर से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सोनहत शहर से, इसके अलावा जो है मिजोरम के चंफाई शहर से, और क्या हो गया, पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से, ठीक है। कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। 8 राज्यों से गुजरती है, 8 शहरों के नाम आपको बता दिए गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? ए अल्प उत्पादकता, बी फसल विविधीकरण का अभाव, सी उच्च मशीनीकरण, या फिर चौथा सिंचाई के लिए मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। आपको नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए 1 2 3 4, बी 1 और 2, सी केवल 1 2 4, या फिर डी केवल 1 2 3। चलिए आसान है, बहुत सिंपल, आप यहाँ पर पढ़िए कथनों को तो आपको समझ में आएगा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। देखिए किसी भी जगह पर कृषि की समस्या उच्च मशीनीकरण नहीं हो सकती, ठीक है। कृषि का अगर मशीनीकरण करेंगे तो वहाँ की उत्पादकता बढ़ेगी, न कि उत्पादकता घटेगी, ठीक है। तो बाकी अन्य चीज़ें यह समस्या है, कृषि संबंधी सभी क्षेत्रों की यह समस्या है। अल्प उत्पादकता होती भारत में, फसल के विविधीकरण का अभाव हो गया, ठीक है। गेहूँ और चावल ही देखते हैं आप ज़्यादातर लोग बोते हैं, ठीक है। और अगर आप अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ चावल ही, वहाँ दालें बोई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप मध्य प्रदेश की तरफ चले गए या फिर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वगैरह रीजन में चले गए तो यहाँ आपको देखेंगे ज़्यादातर लोग दालों की ही खेती करते हैं। तो विविधीकरण का फसलों का धीरे धीरे अभाव हो गया। वहीं सिंचाई पर भारतीय लोग मानसून पर अत्यधिक, अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा खेती का हिस्सा जो है वह मानसून पर ही निर्भर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अपर्याप्त भंडारण की सुविधा है हमारे यहाँ, अपर्याप्त परिवहन है, पूंजी का भी खेती में, कृषि क्षेत्र में अभाव है। वहीं अभी भी प्राचीन और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और मृदा की उर्वरता कम है। साथ ही साथ मृदा में अपरदन भी अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, क्योंकि वृक्षों का कटाव भी हम करने से चूक नहीं रहे हैं, अपना योगदान हमने पूरा लगाया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ कानूनगत या फिर विधि संबंधी समस्याएं भी हैं, जैसे भूमि की किराएदारी को लेकर के, कृषि संबंधी अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और सेवा विस्तार आदि को लेकर के भी, और सरकारी नीतियों के अभाव के कारण भी यह समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, अगर इस पर डिस्कस किया जाए, ये जो 150 वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस पर कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, मैं उतना लंबा नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल आपको बताऊँगा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव SOI के और IOD के, बाकी अन्य चीज़ों के बारे में आपको अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं बताया जाएगा, सब हम लोग प्री के बाद देखेंगे आराम से, ठीक है। चल
तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भारत में अच्छी वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति है, ठीक है, या अनुकूल परिस्थिति है। पहला, सकारात्मक दक्षिण दोलन सूचकांक यानी कि पॉजिटिव साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स या फिर SOI, और सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायापोल, ठीक है। दूसरा है मजबूत अल नीनो और तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए, सकारात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक यानी कि SOI अगर सकारात्मक रहता है और साथ ही साथ अगर IOD भी सकारात्मक रहता है तो भारत में मानसून की स्थिति या भारत में वर्षा की स्थिति अच्छी होती है, ठीक है। अगर मजबूत अल नीनो रहेगा तो उसको भी सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव प्रभाव के कारण जो है उसको संतुलित कर दिया जाता है या फिर इसको जो है समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और यही कारण था कि कई बार आप देखे होंगे, एक बार वर्ष 1997 में भी अल नीनो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, लेकिन सकारात्मक IOD के कारण जो है अल नीनो के प्रभाव को निरस्त करते हुए भारत में अत्यधिक वर्षा हुई थी, ठीक है। इसीलिए सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव होने का अच्छा मानसून या फिर अच्छा प्रभाव पड़ता है भारतीय वर्षा पर, यह ध्यान रखिए। दक्षिणी दोलन सूचकांक का भी भारतीय वर्षा पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है यदि यह सकारात्मक रहे, ठीक है। नकारात्मक होने की स्थिति में यह भारतीय वर्षा के लिए नुकसानदायक दोनों स्थितियां हो सकती हैं, ठीक। चलिए, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। लेक्चर्स को लगातार देखने के लिए और अंत में तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।